और ये जो क्वाड समिट चल रहा है, इससे क्या कुछ बाहर निकल कर आएगा, कितने कठोर निर्णय जो हैं वो लिए जा सकते हैं और चीन की शायद नींद उड़ती हुई नजर आएगी। और देखिए, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा, क्वेड का वही मकसद, वही उद्देश्य है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्वेड सिर्फ और सिर्फ किसी एक देश को केंद्र में रखकर और उसे कैसे रोक देना उसके लिए बनाया गया हो, क्योंकि क्वेड के लोग बार बार इस बात को साफ करते रहे, बल्कि इसका जो हॉराइजन है वो ज़्यादा बड़ा है। निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन जिस प्रकार की विस्तारवादी नीति को अपनाता है और जिस प्रकार से इंडो पैसिफिक रीजन को बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से हैंडल करने की कोशिश नहीं करता, ट्रांसपेरेंट नहीं रहने देता है, तो वहाँ पर चीन वो केंद्र में रहेगा। लेकिन सिर्फ चीन ही नहीं है क्वेड के दिमाग में, ये क्वेड के नेता बार बार इस बात को साफ करते रहे हैं। और इसके पीछे पंकज मकसद ये रहता है कि अगर आप किसी एंटी चाइना फोर्स के तौर पर सिर्फ अगर क्वेड को पेश करोगे तो बाकी देशों को अपने साथ लाने में परेशानी होगी। लेकिन अगर क्वेड का उद्देश्य आप ज़्यादा विस्तृत फलक के साथ पेश करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी भी और कंट्री को आपके साथ जुड़ने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे बांग्लादेश के केस में आपने देखा कि किस प्रकार से चीन की तरफ से ये बताया गया था कि हाँ, बांग्लादेश के ऊपर क्वेड के लोग प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। और जो क्वेड का मकसद है, इंडो पैसिफिक रीजन को अगर आप देखें कि वो रीजन जहाँ से 46% जो पूरी दुनिया में मालवाहक जहाँ से जाते हैं उसमें से 46% इंडो पैसिफिक रीजन की तरफ से जाते हैं। इंडो पैसिफिक रीजन के जो कंट्रीज़ हैं, पूरी दुनिया के जीडीपी का 62% उन कंट्रीज से आता है। दुनिया की जो 10 बड़ी इकॉनमी है उनमें से 7 बड़ी इकॉनमी इंडो पैसिफिक रीजन से आते हैं। और जो पूरी दुनिया का जो भूगोल है, क्षेत्रफल है, 46% उसका क्वेड के अंतर्गत आता है। तो ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन कितना महत्वपूर्ण है। और वैसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो मकसद या उद्देश्य रहेगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वही है। और 2007 में जब सुनामी के समय बना हुआ था तो हालांकि उसके बाद एक निष्क्रियता का लंबा दौर आया। फिर 2017 में ज़्यादा उसमें आपने देखा होगा कि थोड़ी एक्टिविटी शुरू हुई। 2020 के बाद अचानक से इसमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगी। हालांकि खुद क्वेड के सामने अभी बहुत सारे चैलेंजेस रहे होंगे और रहेंगे एक ताकतवर फोर्स के तौर पे देखने के लिए। पंकज, जैसे एक बड़ी चीज़ ये रहती है कि क्वेड के बारे में कहा जाता है कि एक इनफॉर्मल डायलॉग है और इसका कोई अपना दफ्तर नहीं, कोई सेक्रेटरीट नहीं, ऐसी कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं। ये सारी चीज़ें वो ज़रूर है जो कि ये क्वेड के जो 4 देश हैं उन्हें आगे उस पर सोचना होगा। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात देवेंद्र, जो हमारे खास मेहमान हमारे से जुड़े, उन्होंने हिंदी को लेकर जिक्र किया। देखिए, एक वक्त था जब फ्रांस के लोग जो है वो सिर्फ अपनी भाषा बोलते थे, तो कहा जाता था बड़े देश हैं, संपन्न देश हैं, वो अपनी भाषा बोलते हैं, अंग्रेजी नहीं बोलना चाहते। ये बात जापान के लिए भी कही जाती थी, कहां भी जाएं वो जापानीज में ही बात करते हैं। अब भारत के राष्ट्राध्यक्ष जब जाते हैं वो हिंदी में बात करते हैं, वो बड़ी गर्व की बात भारत की। और बिल्कुल पंकज, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस चीज़ को आप ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे पूरी दुनिया में पेश आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और न सिर्फ बाहर जाने के बाद पंकज, बल्कि आप देखें तो विदेश मंत्रालय का जो कामकाज का तरीका है पहले की तुलना में, अब जब उस चीज़ को देखेंगे हिंदी के संदर्भ में तो वहाँ पर आपको 180 डिग्री का फ़र्क नज़र आएगा। पहले विदेश मंत्रालय ये माना जाता था, ये मैं जो बात आपको कह रहा हूँ पंकज, वो इस संदर्भ में कि विदेश मंत्रालय में जो कम्युनिकेशन का माध्यम था और इवन मीडिया कवरेज के लिए उसमें सिर्फ अंग्रेजीदा माहौल ही बना रहता था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद विदेश मंत्रालय में भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि एक बड़ा फ़र्क है। वहाँ पर हिंदी में भी कामकाज बहुत सहजता के साथ होता है। ऐसे प्रवक्ता प्रधानमंत्री मोदी के समय में विदेश मंत्रालय में बने, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने अगर आते हैं तो हिंदी भी बोलते हैं, अंग्रेजी भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एक कोशिश है कि हिंदी को लेकर आपके अंदर स्वाभिमान होना चाहिए, वो दिखता है। और उनके चाहे आप देश की बात कर लें या फिर जब विदेश में जाते हैं वहाँ भी इस चीज़ को साफ साफ समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। बद्रीनाथ जी, इस क्वाड समिट जब खत्म होगा तो आपको लगभग अंदाजा है कि उससे क्या निकल कर आएगा, या कुछ सरप्राइजेस भी आप देख रहे हैं कि निकल कर आ सकते हैं सामने? नहीं, सरप्राइजेस तो रहेंगी। जैसे कि अगर आप देखेंगे कोविड के बारे में जितना बोला जा रहा है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल दिया जा रहा है फॉर क्वाड टू एक्सपैंड। देवेंद्र जी भी वही बोल रहे थे कि एक्सेप्टेंस बाकी कंट्री की तभी रहेगी जब वो देखेंगे ह्यूमैनिटेरियन साइड एज वेल। बट अंदर ही अंदर अगर आप देखेंगे कि क्वाड की क्या क्या मेन एरियाज ऑफ फोकस रहेंगी, 6 महीने में काफी कुछ बदल गया है। क्वाड जब बना था तब उनके जो अचीवमेंट, जैसे ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर भी खुद ही बोले कि 6 महीना पहले से अभी तक जितना अचीव किए इट इज ह्यूज।
बट अभी का सिचुएशन इज मोर ऑन अफगानिस्तान एंड तालिबान का सिचुएशन। अभी जैसे अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान के चारों तरफ जितने भी देश हैं वहां से यूएस को ऑपरेट करना थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। और जितना हमें खबर मिली है कि इंडिया खुद ही बाहर निकल के आया है, कहा है कि हमें यूज कीजिए, वी कैन बी द बेस टू क्वाइट एन एक्सटेंट। बियॉन्ड द होराइजन का अटैक का बात किया जा रहा है, या बोम्बार्डिंग का बात किया जा रहा है, या फिर टारगेटिंग तालिबान का बात किया जा रहा है। तो ये सारे की सारी चीज करने के लिए भी क्वाड हैज टू कम टुगेदर। और यहां पर अगर आप थोड़ी सी ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे चाइना को कंटेन करने का, इट इज कॉल्ड मल्टी फ्रंट वॉरफेयर, जहां पर कि आप डिफरेंट सेक्शंस ऑफ एंगेजमेंट में आप चाइना को बिजी रखेंगे ताकि उसका जो डेविल्स माइंड जो है चाइनीज का ऑन अटैकिंग एंड क्रिएटिंग ट्रबल सारे मुल्कों के लिए वो थोड़ा कम रहेगा और सीमित रहेगा। देवेंद्र, देखिए आपका जो काम है वो जवाब देने का रहता है, लेकिन मैं आज आपको मौका दे रहा हूं कुछ सवाल भी अगर आप करना चाहें। हमारे साथ देव कारलेकर साहब हैं, बद्रीनाथ जी हैं हमारे साथ, और साथ ही साथ जिद्दा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं हमारे साथ आसिफ रमीज साहब, अगर आप उनसे सवाल करना चाहें। पंकज, एक सवाल जरूर हमारे विशेषज्ञों से हमें ये जानना चाहिए कि जैसे ऑकस की जो बात कही जा रही है कि ऑकस बनाया गया, उसको लेके क्वेट के कंट्रीज़ में कुछ अनकंफर्टेबलनेस होना चाहिए। जैसे भारत के साथ भी आपने देखा कि ऑकस को लेकर ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री ने इन्फॉर्म किया था, विदेश मंत्री ने इन्फॉर्म किया था भारत को इस समझौते से पहले। लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये क्वेट के रहते हुए ऑकस का आना क्वेट की क्षमता है उसको कमजोर करने की कोशिश नहीं है? इसकी क्या जरूरत थी? आसिफ भाई, ये सवाल मैंने भी आपसे किया था, जब क्वाड होना था तो ऑकस क्यों? ये देवेंद्र ने भी सवाल किया है। पंकज भाई, पहली चीज तो यह है कि क्वाड और ऑकस को मिक्सअप करने की कोई खास जरूरत है नहीं। सबके अलग अलग अपने अपने वो होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लेकिन जाहिर सवाल तो पैदा होता है कि जब क्वाड है तो ऑकस की क्या जरूरत है। देखिए, क्वाड में ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, वो इंडो पैसिफिक रीजन में खास तौर से पीस, प्रॉस्पेरिटी और फ्री, जो एक होता है ना ओपन, फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन को लाना। लेकिन उसमें कोई सिक्योरिटी या कोई एक होता है ना सिक्योरिटी एक्सरसाइज करना या उस तरह की चीजें है नहीं। ये एक वाइडर रेंज है। क्वाड इट लुक्स लाइक अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एसोसिएशन। लेकिन ऑकस, अब उसमें आप एक चीज ये कह सकते हैं कि अमेरिका यहाँ भी है, अमेरिका वहां भी है, यूके वहां है, यूके यहाँ नहीं है। उसमें ये चीज कहें कि जैसा आपने अभी खुद कहा, कल भी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि हर कोई अपने अपने तरह से चारों तरफ से चीजों को, जब एक आप कोई शतरंज खेलते हैं या कोई आपका गेम होता है या फुटबॉल खेलते हैं, आप कोशिश करते हैं कि हर तरह से आप चाहे ट्रेड में जाएं, चाहे बिजनेस में जाएं, चाहे एजुकेशन में जाएं, या पीस की बात करें या आप ग्लोबल टेररिज्म की बात करें, अगर उस पर चेक डालना है तो आप अलग अलग तरह से आप अपने लोगों को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे जो मामला है ऑकस और आपके क्वाड का, उसको मेरे ख्याल से इसको मिक्सअप नहीं करें। लेकिन अमेरिका के बारे में जो बात आती है कि वो किसी का भी एक परमानेंट फ्रेंड नहीं और किसी का भी परमानेंट एनिमी नहीं है, तो हो सकता है कि इस चीज से हमें हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा जो होता है ना, आपको सेल्फ डिपेंडेंट तो होना ही, और हम है भी, हमारी ये पोजीशन होनी चाहिए कि हम उन पे डिपेंड ना करें। अभी आप बराबरी से चल रहे हैं, बराबर है और बराबर रहे, और उस अप्रोच से चले कि हमें किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना है, और हम उसके हिसाब से जैसे होता है ना इक्वली आप आगे एक अपने ऑब्जेक्टिव को लेके बढ़ रहे हैं और उसको एड्रेस कर रहे हैं और उसको अचीव करेंगे, तो आप चाहे ऑकस में हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप क्वाड में हैं और यहां से भी एक मैसेज जो जा रहा है, एक जो अहम चीज है वो ये है कि इसमें कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड इसके जो रेंजेस है वो बहुत ही वाइड है, और ऑकस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एक मुझे समझ में आ रही है। इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे आप? प्रोफेसर साहब सही बोल रहे हैं इसमें। देखिए, ऑकस इज बिजनेस डील। अगर हमारी तरफ से देखेंगे तो ऑकस इज अ बिजनेस डील, जहां पर कि फ्रांस को उस डील से हटाने के लिए इस न्यूक्लियर सबमरीन का डील किया गया है। और वहां पर आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया था कि उन्हें सबमरीन जल्द से जल्द मिले,
सो दैट वो पूरा इंडो पैसिफिक में वो सिक्योरिटी मेंटेन रख सकें। तो इसे इट इज मोर ऑफ अ बिजनेस डील। अब ऑकस जैसा है वैसा अगर आप क्वाड को देखेंगे, क्वाड फिर क्या है, उसके साथ आप नेटो देखेंगे, क्वाड और नेटो तो एक दूसरे को काउंटर नहीं कर रहे हैं, इट इज ऑल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। एंड उसी तरह से आई एम 100% अग्रीइंग विद प्रोफेसर साहब ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग कि ये सारा चीज सब डिफरेंट। ठीक है देवेंद्र, जरा ये बताइए देवेंद्र, जरा जी बोलिए। लेकिन पंकज, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस होते हैं ना, जैसे क्वाड के अंदर कोई मिलिट्री एक्सरसाइज है कि डिफरेंट। एक मिनट देवेंद्र, जरा आसिफ भाई कुछ बोल रहे हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। बोलिए आसिफ भाई, जल्दी से बोलिए आप। का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट है, जो एंगेज करने की बात है कंट्रीज को, ये एक डिफरेंट अप्रोच है। इसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस का कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, जो मुझे लगता है जो देवेंद्र और पंकज, उसमें एक बड़ा फर्क ये है कि जैसे क्वाड को सिर्फ ये कहना कि हाँ वो डिफरेंट है या एक इनफॉर्मल डायलॉग है, अगर आप ताकतवर नहीं है तो जाहिर तौर पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल सकते। और जैसा कि चाइना बार बार इस बात को कहता है क्वाड को लेके कि ये हेडलाइंस बटोरने के अलावा या आपस के देशों में आपसी भ्रम पैदा करने के अलावा इनका काम कोई और है नहीं, कुछ और ये कर नहीं सकता। वो इस लिहाज से कही जाती है बात कि आपके पास कोई मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, आपका कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, कोई परमानेंट बॉडी नहीं है जो कि डिसीजन ले सके। ऐसे में जो इश्यूज आप बायलैटरल लेवल पे ऑलरेडी डील कर रहे होते हैं, क्वेट के साथ भी अगर आप वही कर रहे हैं, तो फिर नया क्या, अलग क्या, फर्क क्या, चाइना को रोक कैसे पाएंगे, खासतौर पे तब जब दिख रहा है कि चीन अपने एजेंडे में कितना एग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ता है। देव कालेकर साहब, इसका जवाब दीजिए सर। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि चाइना का जो विस्तारवादी व्यू है उसकी घेराबंदी करने के लिए यह अलग अलग मोर्चे बांध रहे हैं। अगर आप ऑकस को देखिएगा, क्वाड को देखिएगा, नाटो को देखिएगा, यूएन को देखिएगा, चाइना को हम अलग अलग मोर्चे पे हम उनको टैकल करते रहेंगे। अब तक ऐसा हुआ नहीं है। अब तक चाइना वाज गोइंग 1-on-1 एंड दे वर ऑलवेज विनिंग इट। अब जब संगठन में शक्ति है, जब 4 पार्टनर्स इकट्ठा होकर खेलेंगे, तब चाइना को एक बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा होगा। चाइना को अब नहीं हमने टेम किया तो आगे जाके चाइना सरदर्द पूरे वैश्विक रूप का होगा। पाकिस्तान का जो टेररिज्म है इज नेग्लिजिबल देन टू द चाइनाज विस्तारवादी टेररिज्म। तो दिस इज द टाइम हैज कम, यह समय की मांग है कि सारे जो दुनिया की महाशक्ति शक्ति है इकट्ठा होके, जबकि उन्होंने सबको पता है कि वायरस भी चाइना से ही आया है, टेररिज्म भी चाइना से ही पनपता है, फंडिंग भी चाइना से ही आती है, तो उसके खिलाफ अलग अलग जो संगठन साथ में आके चाइना को डिटर करते रहेंगे। बिल्कुल। आप देवेंद्र, जरा ये सवाल का भी जवाब मुझे अगर आप दे पाए तो, भारत में कोई इस तरह का क्वाड समिट अगर हो तो कितनी उत्सुकता तमाम लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में भी रहती है। जितनी भी डेवलपमेंट्स इस तरह की होती हैं उसमें भारतीय मीडिया जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। तो ये प्रधानमंत्री का अमेरिका जाना, क्वाड समिट का होना, वहां का मीडिया, वहां के जो अखबार हैं, किस तरह से देख रहे हैं इसको? तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा उत्सुकता है यहाँ के मीडिया के अंदर भी क्वाड को लेकर। और पंकज, क्वाड की ये जो मीटिंग हो रही है इसमें सबसे ज़्यादा दिलचस्पी और उत्सुकता इस मीटिंग के लिए अमेरिका की थी। जैसे जापान के संदर्भ में आपने देखा कि जापान में क्योंकि उनके अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उस बात को लेकर जापान बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं था इस मीटिंग में आने के लिए, क्योंकि वहाँ पे अभी पॉलिटिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उसके डायनेमिक्स अभी बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। तो उस स्थिति में ये माना ऐसा जा रहा है कि अमेरिका का ये दबाव था इस बात को लेकर कि जापान को भी ये शिरकत करना चाहिए, क्योंकि अगर जापान नहीं आता तो फिर क्वाड मीटिंग नहीं होती। भारत की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पहले ये साफ कर दिया था कि वो बिल्कुल क्वाड समिट में समिट होने के लिए आना चाहेंगे, शामिल होने के लिए आना चाहेंगे, लेकिन तब जब चारों देश मौजूद रहें वहाँ पर। और ऐसे में अगर जापान उसमें शिरकत नहीं करता तो फिर भारत भी नहीं आता। और यही वजह है जिसके चलते ऑफिशियल अनाउंसमेंट इस समिट को लेके बहुत विलंब से हुआ था, क्योंकि जापान को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पा रही थी। और दूसरी चीज़ की अमेरिका की बात करें कि आखिर अमेरिका क्यों ये चाह रहा था क्वाड समिट को लेकर, तो अफगानिस्तान के बाद
निश्चित तौर पे अमेरिका के सामने एक बड़ी चुनौती, जैसा कि हमारे पैनलिस्ट भी ये बता रहे हैं कि अगर चाइना को अभी आप नहीं रोके तो बहुत सारे सर्वे ऐसे बताते हैं कि 2027 तक हो सकता है कि चाइना विश्व की सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाए। उसमें चाहे हकीकत से वो दूर हो भले ही, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन की ताकत जिस प्रकार से बढ़ रही है, विश्व में अपना प्रभुत्व जमाए रखने के लिए अमेरिका के लिए भी बहुत ज़रूरत है इस बात की वो चीन को कैसे रोक पाए, और अब उसके इस एजेंडे में भारत उसका प्रमुख साझेदार रहेगा। हालांकि पंकज, उसमें एक फ़र्क ये आता है कि क्वेड को लेके या चाइना को लेके अमेरिका की जो अंडरस्टैंडिंग है, भारत की अंडरस्टैंडिंग डिट्टो वैसे ही नहीं है, कम से कम शब्दशः वैसे ही नहीं है, उसमें डिग्री का थोड़ा फर्क रहता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये चारों देश इस बात को लेकर सहमत हैं कि चीन जिस प्रकार की नीतियों पे चल रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, वो तबाही के अलावा और कहीं नहीं जाती, और इस लिहाज से ये बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे छोटे छोटे देशों को अपने कर्ज जाल में फंसाकर जिस प्रकार का अपना एजेंडा वो साबित करने की कोशिश करता है, उसे रोकने के लिए ज़रूरी था कि ये चार ताकतवर देश एक साथ आएँ। और इस समिट में आप देख रहे हैं कि आगे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना होगा। पहले जो हम लोग बात कर रहे थे पंकज, कि ऐसा नहीं है कि एक इन्फॉर्मल डायलॉग आपने बनाया, एक समिट कर लिया और इससे आप चाइना को रोक देंगे। क्वेड को उस हिसाब से ताकतवर बनना होगा कि चीन के एजेंडे को, जो गलत एजेंडा है, उसे रोका जा सके। उसमें आप देखते हैं कि वन बेल्ट उसका जो इनिशिएटिव है, ब्लू डॉट नेटवर्क इधर से जब शुरू किया गया, तो ये सारी चीज़ें इस लिहाज से होंगी कि चाइना को कदम कदम काउंटर किया जा सके। पंकज।